खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कीव दौरे से जुड़ी हुई तस्वीरें आ रही हैं। देखिए जरा, सबसे पहले तो आपको दिखा देते हैं और इस वक्त आपको बता दें राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की खबर आ रही है। थोड़ी देर में वो भी तस्वीरें आ जाएगी। यूक्रेन में पीएम मोदी ज़ेलेंस्की से मुलाकात, ये मुलाकात बहुत अहमियत रखती है, बहुत खास मुलाकात। ये देखिए जरा, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हुए, और आपको बता दें रूस और यूक्रेन के बीच जो तनातनी का माहौल है उसमें प्रधानमंत्री की मौजूदगी यूक्रेन में, और पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर 1991 में गठित हुआ यूक्रेन अलग होकर, और चरम पर तनाव। लेकिन यहां से एक दुनिया को मैसेज देते हुए, और सबकी निगाहें इसी पर है कि क्या पीएम मोदी समझौते पर और जो रूस और यूक्रेन में जो जंग छिड़ी हुई उस पर वार्ता, तो पीएम ने वहां पहुंचते ही ये मैसेज दे दिया। और ये जो देखिए, दिल खोलकर स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दोनों गर्मजोशी के साथ मेल मुलाकात करते हुए। और ज़ेलेंस्की इस वक्त देखिए कंधे पर हाथ रखे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ज़ेलेंस्की से बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। बापू और बुद्ध का संदेश भी दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए ये बातचीत, और ज़ेलेंस्की बताते हुए और पीएम नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित भी करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। राजेश पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त यूक्रेन से, हमारे संवाददाता। राजेश, इस वक्त जो हम तस्वीरें अपने आज तक के दर्शकों को दिखा रहे हैं वो काफी कुछ कहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हाथ है वो ज़ेलेंस्की के कंधे पर है और बातचीत हो रही है। क्या इस वक्त तस्वीर, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जो है इस वक्त एक ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सिर्फ रूस के करीब नहीं हैं, हम आपके भी उतने ही करीब हैं जितने हम करीब रूस के हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो, जिस वक्त प्रधानमंत्री मॉस्को गए थे उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को गले लगाया था और इसकी बहुत भर्त्सना हुई थी, खासकर यूक्रेन में। ज़ेलेंस्की ने खुद इसके बारे में ट्वीट किया था कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का लीडर एक मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी को गले लगा रहा है। तो उनका जो ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखना और फिर महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाना, जो शांति के दूत माने जाते हैं, अपने आप में ये दर्शाता है कि भारत ये बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता है कि अगर हम रूस के करीब हैं तो हम यूक्रेन के भी उतने ही करीब हैं, और अगर हम रूस का साथ देंगे तो हम यूक्रेन का साथ भी देंगे। और कहीं ना कहीं यही पोजीशन भारत की हमें मदद करती है एक मध्यस्थता करने के लिए, जिसका दोनों तरफ से विश्वास है। रूस को भी हमारे पर विश्वास है और यूक्रेन को भी हमारे पर विश्वास है। तो ये जो पोजीशन है इंडिया ने थ्रोट मेंटेन की है, और ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये उसी को बल देते हैं। बिल्कुल। और अब क्या कार्यक्रम है इसके बाद से? और प्रधानमंत्री ने वहां पर किसी को नमन भी किया, श्रद्धांजलि भी अर्पित की, तो वो जरा उस कार्यक्रम के बारे में बताएं, किसको आखिर वो याद कर रहे थे? देखिए, इसमें बहुत सिलेक्ट लोगों को बुलाया हुआ था। जैसे मॉर्निंग में मिले थे प्रधानमंत्री, तो सारा डायस्पोरा वहां पे था, लगभग 200-250 लोग आए थे होटल में जहां प्रधानमंत्री रुके हुए हैं। तो सीधा वो ट्रेन स्टेशन से आए और आते ही उन्होंने पहले जो है डायस्पोरा से मुलाकात की, फिर अपने कमरे में गए। लेकिन जो ये इवेंट थी जिसमें वो गांधी की मूर्ति पे गए हैं, वहां बहुत सिलेक्ट लोग थे। मीडिया की लगभग कोई प्रेजेंस नहीं थी एक्सेप्ट फॉर ऑफिशियल मीडिया। वहां हम किसी तरह से पहुंच पाए, हमने वो दिखाया, और वहां भी उन्होंने लोगों से हाथ मिलाए, बच्चों से सेल्फी ली, और बिल्कुल ही सहज लग रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि उनके दिमाग में ही लुक लाइक मिशन ओरिएंटेड, कि किसी मिशन पे आए हैं। और मिशन जो हम सबको लगता है वो यही होगा कि किसी तरह से शांति बहाल की जा सके, किसी तरह से इस देश में नॉर्मलसी लाई जा सके। राजेश, इस दौरान भारतीयों में कितनी उत्सुकता है पीएम के इस दौरे को लेकर, और यूक्रेन के लोग किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मेरे पीछे ये भारतीय लोग बैठे हैं, अभी दे आर हैविंग लंच टुगेदर, और अभी सीधा हम महात्मा गांधी की प्रतिमा से आए हैं, कुछ खा रहे हैं, इसके बाद फिर जाएंगे। और आप देख सकते हैं, देखिए सब यहाँ ये भारतीय लोग बैठे हुए हैं। जस्ट टॉक नॉर्मली, ओके, वी आर नॉट, दिस इज आज तक। सो people are sitting together celebrating this event. For them it's like a festival that कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आए हैं, त्योहार की तरह मना रहे हैं, लोगों को मिलने का मौका मिला है। और सब बहुत, क्योंकि ये लोग यहाँ परमानेंटली रहते हैं, काफी इस बात से उत्सुक हैं कि कहीं ना कहीं मोदी की यात्रा ये शांति लेके आएगी, और इनका जो बिजनेस है, कारोबार है यहाँ पर, उसमें जो कि इतना एडवर्स इफेक्ट पड़ा था लड़ाई के कारण, वो निरस्त हो जाएगा, और ये अपने जो जीवन है, अपना रोजी रोटी है, आसानी से कमा पाएंगे। क्या राजेश, इस विजिट को आप इस तरह से भी देख रहे हैं कि हमेशा से यूक्रेन के लोग, या फिर एक खेमा है जो मानता रहा है कि रूस और भारत के जो रिश्ते हैं वो तो मजबूत हमेशा से रहे हैं, लेकिन यूक्रेन कहीं ना कहीं इसको समझता था कि रूस और इंडिया दूसरे लेवल पर हैं, और यूक्रेन के साथ शायद प्रधानमंत्री इस तरह से ट्वीट करेंगे कि नहीं? अगर वो पहुंच जाते हैं और ये मैसेज देते हैं तो ये किस तरह से आप चेंज देखते हैं? पहले से कितना परिवर्तित है ये? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ की जो नॉर्मल पॉपुलेशन है
इंक्लूडिंग इंडियन डायस्पोरा, उनके दिल में एक ये बात थी कि भारत रूस के बहुत ज्यादा करीब है और इसी की वजह से वो यूक्रेन को नजरअंदाज कर रहा है या यूक्रेन को इतनी अहमियत नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार हिंदुस्तान पहले दिन से लड़ाई के ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहा है। मिलियन टन की एड अब तक दे चुका है, बहुत ज्यादा एड दे चुका है ह्यूमैनिटेरियन। यहाँ पर हथियार नहीं दिए हैं, लेकिन ये चीज इंटरनेशनल मीडिया में या इंडियन मीडिया में इतनी अच्छे से कवर नहीं की गई और लोगों के दिमाग में एक शंका थी कि क्या भारत यूक्रेन को भी इसी तरह से देखा जैसे रूस को देखता है। और इस विजिट के बाद और जिस तरह से हमने फ्रेंडली सीन्स देखे हैं अभी प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, और जिस तरह से वो यहाँ पे आए हैं, भारत जैसे बड़े मुल्क की जो ब्रिक्स का हिस्सा है, पहला एक बड़ा लीडर है ब्रिक्स का जो इस वक्त यूक्रेन में आया है, तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है ये। और इससे जो यूक्रेन की जनता है, यहाँ की लीडरशिप है, उनका दिल जीतने में हिंदुस्तान को और मोदी को बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल राजेश, हम समझ सकते हैं। और वैसे भी लगातार एक ही बात कही जा रही थी कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। कहा ये बार बार यही गया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि ये युद्ध का युग नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या इससे जुड़ी हुई भी किसी खुशखबरी, किसी एक अच्छी खबर का हम इंतजार कर सकते हैं? देखिए, मैं ये आपको निराश तो नहीं करना चाहता, परंतु सत्य ये है कि मुझे नहीं लगता कि 2024 में किसी भी हालत में ये युद्ध खत्म होगा। उसका बड़ा कारण ये है कि 10 दिन पहले यूक्रेनियन मिलिट्री ने बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है रशियन फेडरेशन की धरती के ऊपर, और इस वक्त लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर का जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इलाका यूक्रेन फौज के कब्जे में है रूस के अंदर। और इसके बदले में रूस की बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है यूक्रेनियंस को वहां से बाहर निकालने के लिए। और जब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होता, पुतिन ने साफ किया है वो किसी भी प्रकार की शांति प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। और मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन जो यूक्रेन को बाहर निकालने का है बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इसमें हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। राजेश, एक और चीज हम समझना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि जो ये फिल्म दिखाई जा रही है, साथ ही साथ कुछ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये क्या है? अपना सवाल दोहराएंगे प्लीज आप? सवाल दोहराएंगे आप? बिल्कुल राजेश, सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक फिल्म दिखाई जा रही है, साथ ही कुछ पढ़ते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं ये और कौन सी फिल्म है ये? इसके बारे में मुझे खास अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं वहां गांधी प्रतिमा पे जहाँ उपस्थित था, वहां उन्होंने सिर्फ जो स्टैचू के बाहर लिखा था वो पढ़ा था। उसके बाद पुष्प अर्पित किए, कुछ डायस्पोरा लोगों से मुलाकात की और वहां से निकल गए। इस स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी नहीं है जी। राजेश, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जेलेंस्की से भी मिल रहे हैं तो इस बात की कितनी संभावना है कि रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस पर बात हो? 100% बात होगी। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त पूरी दुनिया का यही है, और जो प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त यहाँ आने का मकसद है वो कहीं ना कहीं जो ये पीस प्रोसेस है, शांति प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है पहले प्रधानमंत्री ने रूस को थोड़ा टटोला है कि वो कितना हद तक अपने रुख को नरम कर सकते हैं, कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं पुतिन से बात करके, और वही आज वो यूक्रेन में करेंगे। यूक्रेन की पोजीशन को टटोलने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या राजेश, मध्यस्थता क्या मीडिएट कर सकता है भारत, या रूस यूक्रेन दोनों भारत को एक उम्मीद की नजर से देख सकते हैं कि शांति बहाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है? राजेश, देखिए, मेडिटेट तो बिल्कुल कर सकता है। भारत मध्यस्थता की सबसे अच्छी पोजीशन में है मध्यस्थता करने की, क्योंकि दोनों देशों को भारत के ऊपर विश्वास है, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर विश्वास है। लेकिन मध्यस्थता कब होगी, कैसे होगी, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हालात बहुत पेचीदा हैं। और मुझे लग रहा है कि जो आज ये प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, ये पहला स्टेप है मध्यस्थता की तरफ, टटोलने का, ये जानने का कि कितनी नरमी आ सकती है यूक्रेन के रुख में, कितना कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो सकता है यूक्रेन। वो रूस को ऑलरेडी टटोल चुके हैं और उसके बाद ही मध्यस्थता कहीं आगे बढ़ सकती है। राजेश, वो जो कॉम्प्रोमाइज की आप बात कर रहे हैं, कितना झुक सकता है वो कॉम्प्रोमाइज इसी रूप में, क्योंकि जिन दो बड़े मसलों को लेकर अड़ा हुआ है। आपके पास हम राजेश लौटते हैं, लेकिन इस बीच में ये 4 तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री मोदी पहले कीव पहुंचे, कुछ इस तरह से डेलीगेशन ने उनका स्वागत किया और एक एक को हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन स्वीकार किया। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री भारतीयों से मिले, लगभग 200 की संख्या भारतीय समुदाय के लोग वहां पर थे जो बड़े उत्साहित थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। पीएम ने भी सबसे मिले और हाथ भी उनसे मिलाया और बहुत उत्साहित तो नजर आए, और इस उम्मीद से भी भारतीय वहां पर पहुंचे थे कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये युद्ध खत्म हो या उस दिशा में कम से कम आगे बढ़े। पीएम मोदी उसके बाद होटल पहुंचे और उसके बाद
महात्मा गांधी को नमन करने के लिए पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से। ये मुलाकात सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व भर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इस मुलाकात में शांति लोगों को नजर आ रहे हैं या शांति की संभावना तलाश रहे हैं कि इस मुलाकात से युद्ध जो कई सालों से अब चला आ रहा है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ विध्वंस हुआ है, जिससे ग्लोबल जो चेन है, फूड चेन है, उस पर सीधा सीधा असर, सप्लाई चेन है, उस पर असर पड़ा है कि देशों की इकोनॉमी से हिल गई है, वो कम हो गया। राजेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। राजेश, ज़ेलेंस्की के साथ क्या बातचीत, अगर रूस भी पीएम गए थे तो ऐसा क्या वहां से जानकारी मिल रही है कि क्या बातचीत रशिया के साथ हुई होगी इस संबंध में कि आपको यूक्रेन को कम से कम इसलिए तो समझा देना है कि वो ईयू या फिर नेटो का हिस्सा ना बने, ये जिद छोड़े? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब प्रधानमंत्री रूस गए थे वहां भी मुख्य मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध का था, शांति प्रोसेस का था। उसके अलावा कुछ बाइलेटरल इश्यूज भी थे जो उन्होंने डिस्कस किए हैं, खासकर डिफेंस सेक्टर में जब वो रूस गए थे। जब वो अभी यूक्रेन आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुद्दा शांति प्रोसेस का होगा, शांति बहाली का होगा, और साथ साथ ये संदेश देने का कि भारत रूस की तरफ नहीं है, सिर्फ भारत रूस के साथ भी उतना ही खड़ा है जितना यूक्रेन के साथ खड़ा है। और जो जहां तक नेटो का सवाल है, देखिए, नेटो को किसी भी हाल में रूस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाए। तो जब ये शांति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं यूक्रेन को इस रुख पर 100% कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि रूस का ये मानना है कि यूक्रेन का नेटो में जाना उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और उसको रूस किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। बिल्कुल राजेश, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका की भी इस पर निगाहें होंगी, पूरे यूरोपियन यूनियन की इस पर निगाहें होंगी। राजेश हमारे साथ लगातार हैं, लेकिन राजेश, क्या ये जर्नी, क्या ये आसान होगा? पीएम से भारत से सबकी उम्मीदें तो बहुत हैं क्योंकि भारत का जो रुख है वो बिल्कुल क्लियर है, वो है तटस्थ, कि हम न इस तरफ हैं ना हम इस तरफ, हम शांति की तरफ हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की को मनाया कैसे जाएगा जब उनके पास इस समय सपोर्ट है और वो काफी मजबूत स्थिति में भी दिख रहे हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही पेचीदा मामला है। दोनों तरफ से बड़े हार्डन स्टैंड हैं, दोनों कंट्रीज ने, रशिया ने और यूक्रेन ने बहुत ही टफ और हार्डन स्टैंड ले रखे हैं, जिसमें वो बिल्कुल भी सॉफ्टन डाउन करने को तैयार नहीं है, उसको नरम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है दोनों देश। लेकिन ये भी दोनों देश समझते हैं कि इस तरह से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। यूक्रेन के भी बहुत से सैनिक मारे जा चुके हैं, एक एस्टिमेट के हिसाब से 0.5 मिलियन सोल्जर्स मारे जा चुके हैं इस लड़ाई में, सिर्फ यूक्रेन के पिछले 2.5 साल में। और यूक्रेन का कहना है लगभग इतने ही रशियन सैनिक मारे जा चुके हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक हताहत हो रहे हैं और दोनों देश अभी किसी न किसी तरह थक गए हैं, फटीग आ गई है। तो लगता है कि सॉफ्टनिंग होगी स्टैंड्स की, पर कितनी होगी, कब होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है राजेश, हमने ये भारत के नजरिए से, यूक्रेन के नजरिए से और रूस के नजरिए से हमने देखा। थोड़ा और ग्लोबल पे थोड़ा और विस्तार जाकर थोड़ा बताइए कि जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं जो देश, वो अब पीएम मोदी के इस विजिट को किस तरह से देखेंगे, और जो रूस के साथ खड़े हैं देश, अगर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी इस वक्त यूक्रेन में है तो उनका क्या स्टैंड होगा? देखिए, आमतौर पर जो पब्लिक ओपिनियन है पूरी दुनिया में, वो नेटो देश एक तरफ है और ब्रिक्स के देश एक तरफ है, ऐसा माना जाता है। और नेटो देशों में आपको पता है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूरोप के देश हैं, यूके, फ्रांस वगैरह, जर्मनी। और ब्रिक्स में आपको पता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की कंट्रीज हैं। तो ब्रिक्स को एक ब्लॉक के तौर पर देखा जाता है, हालांकि इस तरफ एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, लेकिन अब ब्रिक्स का एक इंडिया बहुत अहम पार्टनर है और वो ब्रिक्स का एक सबसे बड़ा लीडर इस वक्त यूक्रेन में है। तो अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है और पूरी दुनिया इसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देख रही है कि ये क्या होने वाला है और ये आगे शांति प्रक्रिया भारत आगे कैसे और कहां लेकर जाएगा। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है अराउंड द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ठीक है राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो कीव में मौजूदगी है यूक्रेन में, वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, बहुत संदेश देने वाला है, और किस तरह से इसके रिश्ते पड़ेंगे दूरगामी, ये समझने वाली बात होगी। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट।
यूक्रेन की राजधानी कीव पर भारतीय सभ्यता संस्कृति की रंगीन छटा छाई हुई। पीएम मोदी की आहट भर से कीव में भारतीयों के अंदर उत्साह और उमंग देखते ही बनता था। कीव पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी के जोरदार स्वागत की तैयारी काफी पहले से ही शुरू की जा चुकी थी। भारतीय कला और संस्कृति के एक से बढ़कर एक रंग पीएम मोदी के आगमन के साथ ही कीव की धरती पर बिखरने लगे। कीव में भारत के इन रंगों के पीछे मजबूत बुनियाद की कहानी संवाददाता गौरव सावंत ने दिखाई। बहुत मेहनत से ये कलबेला जो जबरदस्त फोक डांस है इंडिया का थिरकने पर मजबूर कर देता है जो भी ये संगीत सुनते हैं उनको। और यूक्रेन के ये कलाकार इस सुंदर संगीत के साथ हैं। उनकी डांस गुरु और ग्रुप लीडर भी हमारे साथ हैं। कब से आपका डांस ग्रुप यहाँ पर यूक्रेन में परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आपको तो बहुत पुराना यहाँ का सरस्वती इंडिया डांस स्कूल तो 30 साल से ज्यादा से है। We are 32 years old and the school was established in 1992. तो मतलब यूक्रेन का जन्म हुआ 1991 में और 1992 में ये स्कूल भी बन गया। तो कैसे शुरुआत की आपने? The school is 32 years old. We have a lot of students from different age, from 5 to 65, different age groups. We dance classical dances, different classical styles. We dance different folk dances from different parts of India, and we dance Bollywood as well. जितनी विशाल भारत भूमि उतनी ही समृद्ध सभ्यता और संस्कृति, और उस संस्कृति से जुड़ी कलाओं की अनेक विधाएं यहाँ सुदूर यूक्रेन की धरती पर भी पलती बढ़ती नजर आईं। नक्षत्र नाम के इस डांस ग्रुप का ये भरतनाट्यम नृत्य पीएम मोदी के स्वागत के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया था। इस ग्रुप की मास्टर विक्टोरिया बर्नोकोव से सुनिए कि आखिर भरतनाट्यम को उन्होंने क्यों चुना। What drew you to the Bharatnatyam dance form? It was our parents. Me and my sister were born into a family who was deeply interested in Indian culture before we were born, so we grew up with all the bhajans, classical ragas and everything. So when we turned 7-5, we joined our school of our guru. And tell me more about your dance guru and how long have you been learning this dance form? Our dance guru is Anna Smirnova Rajhans. She is a great guru, our heart of our school. And we had been with her for the past 20 years. So for the past 20 years, we are learning from her dancing. And for the past, I think, 10-11 years, I'm teaching. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के कंधे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ रखना। जब दोनों मिले पहली बार तो गले लगाया और उसके बाद अपना हाथ जेलेंस्की के कंधे पर रखकर यह आश्वासन देते हुए, समझाते हुए कि भारत यूक्रेन के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा हुआ है। युद्ध के इस भयावहता के बीच जिस तरह से जेलेंस्की मजबूती से डटे हुए हैं, टिके हुए हैं और अपने देश के लिए शक्तिशाली रूस से लगातार लोहा ले रहे हैं और ये युद्ध चल रहा है, तो भारत अगर यूक्रेन आता है तो वो यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि यूक्रेन आते हैं तो वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को यह संदेश देते हैं कि हम आपके साथ हैं, और एक साथी, एक दोस्त, एक छोटे भाई के कंधे पर जिस तरह से हाथ रखकर उसे दिलासा दी जाती है, उसे हिम्मत दी जाती है, उसका हौसला बढ़ाया जाता है, बिल्कुल उस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का हौसला बढ़ाया है। राजेश हमारे साथ हैं। राजेश, कंधे पर हाथ रखना, बात करना, आत्मीयता प्रकट करना, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आचरण, हाव भाव में हमें दिखाई दिया। कैसे आप इसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज किसी भी डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस तरह से वर्ल्ड लीडर्स किसी भी डिप्लोमेटिक मिशन में लोग अपने आप को कंडक्ट करते हैं, एक बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत कुछ कन्वे करता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखा, वो अपने आप में एक बहुत ही ब्रदरली अफेक्शन शो करने वाला एटीट्यूड है, एक बॉडी लैंग्वेज है जो दिखाती है कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे।
कहीं ना कहीं ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये चीज दर्शा रही थी, और इससे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला होगा यूक्रेन को, जेलेंस्की को, कि अगर कल हालात बद से बदतर होते हैं तो हिंदुस्तान भी यूक्रेन का साथ देगा और हिंदुस्तान उसको अकेला नहीं छोड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ये कन्वे करने की कोशिश की है अपनी इस बॉडी लैंग्वेज से, अपने इस जेस्चर से और अपनी इस बातचीत से। बहुत धन्यवाद राजेश। राजेश हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे यूक्रेन